हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है। जियोग्राफी हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। दूसरा हम जियोलॉजी है, जिसे हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। तीसरा हमारा टोपोग्राफी है, जिसे हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। और चौथा हमारा जियोग्राफी, जिसे हम भूगोल कहते हैं। देखिए, इसमें एस्ट्रोनॉमी पहले आता है और आज हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ाने वाले हैं आपको कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के में हम इसको एस्ट्रोलॉजी भी जोड़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में देखिए, शुरुआत सभी लोग करते हैं। इस तरह की आकृति आपको दिखाई देती होगी जब शुरुआत होती है। लोग बताते हैं ये ब्रह्मांड है। उसके बाद पहले पृथ्वी हम देखते हैं, अपनी पृथ्वी जानते हैं। पृथ्वी के बाद तारामंडल आता है, तारामंडल के बाद आकाश गंगा आता है, आकाश गंगा के बाद ब्रह्मांड आता है। ऐसा लोग बताते हैं, आपके दिमाग में कहीं नहीं जाता। आप समझ भी नहीं पाते हैं कि पृथ्वी का तारामंडल कहाँ आया, उसके बाद आकाश गंगा क्या है और ब्रह्मांड क्या है। पहले तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है ये तारा है कोई कि नहीं। अब देखिए, हम आपको शुरुआत करते हैं पहले तारे से कि तारा क्या है। तारा क्या है इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तारा बनता कैसे है और तारा का अंत कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये चित्र देख लीजिएगा। तारा, किसी को भी तारा होने बनने के लिए उसमें 2 चीज आवश्यक है। पहला, उसमें हीट होना चाहिए और दूसरा उसका खुद का लाइट होना चाहिए। पहला हीट होना चाहिए और दूसरा उसका लाइट होना चाहिए। तो तारा, हम उदाहरण लेते हैं सूर्य का। सूर्य गर्म है, हीट है और उसका खुद का प्रकाश है, तो इसलिए सूर्य एक तारा है। आप से जान लीजिए, सूर्य एक तारा है, हीट और लाइट उसमें पाया जाता है। अब तारा बनने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं कि तारा बनता कैसे है। देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने बताया आपको ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आता है हमारा आकाश गंगा। आकाश गंगा, फिर आता है हमारा तारामंडल, तारों का समूह जिसे हम तारामंडल कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है पृथ्वी। पृथ्वी, तो हमने जब ब्रह्मांड पढ़ा, देखिए पृथ्वी तो आप जानते हैं, पृथ्वी देखें। तारामंडल तारों का समूह होता है जिसमें हमारा सूर्य तारा है। उसके बाद आकाश गंगा आता है, फिर ब्रह्मांड आता है। जानते हैं कि जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका नाम दुग्ध मेखला है। और ऐसे 1 खरब यानी 100 अरब आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। कितनी आकाश गंगाएं? 100 अरब आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड बनाती हैं। और 100 अरब तारे मिलकर, एक नहीं 100 अरब तारे, जिसे हम 1 खरब भी कहते हैं, यानी 1 खरब या 100 अरब जो कहिए आप, 100 अरब तारे मिलकर एक आकाश गंगा बनाते हैं। और उसमें से सिर्फ एक तारा है हमारा सूर्य तारा। सूर्य तारा सिर्फ एक तारा है और 1 खरब तारे मिलकर आकाश गंगा बनाते हैं, और 1 खरब आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। सोचिए कितना छोटा है। और उस एक सूर्य का, यानी उस एक तारे का जो 8 ग्रह हैं, उस 8 ग्रह में से हमारा एक पृथ्वी है। ठीक है, अब जाने पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब तो आप बताएं सूर्य क्या है। सूर्य बनने के लिए होता क्या है, ये जो आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा घूर्णन करती है, चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे मुड़ती है चारों। जब वो मुड़ती है
कई आकाशगंगाएं जब मुड़ती हैं तो उसमें गैस के बादल छा जाते हैं। उस गैस के बादल में आकाशगंगा की जो तीसरी भुजा होती है, जो आकाशगंगा की तीसरी भुजा होती है, वो हाइड्रोजन का निर्माण करती है, वो हाइड्रोजन बनाती है। यही हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हम, जब ये हाइड्रोजन बनता है तो हम इसे स्टेलर नेबुला, जिसे हिंदी में निहारिका कहते हैं, निहारिका कहते हैं, ये स्टेलर नेबुला बन जाता है। हाइड्रोजन स्टेलर नेबुला बन जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्टेलर नेबुला कहा जाता है। जब ये बड़ा होने लगता है और आकार घेरने लगता है तो ये जो मतलब हवाएं होती हैं, इसकी जो गैस होते हैं, वो आपस में लड़ने लगते हैं। और जब आपस में लड़ते हैं तो यह लड़कर एक तारा बनते हैं। कौन सा तारा? जिसे कहते हैं एम्ब्रॉय तारा, ध्रुव तारा, ठीक है, भ्रूण तारा, भ्रूण तारा, ठीक है। तो ये भ्रूण तारा बन जाते हैं। अब भ्रूण तारा बनने के बाद जब आपस में लड़ते हैं तो इनमें प्रकाश उत्पन्न होता है, ये जलने लगते हैं और प्रकाश उत्पन्न होता है। और नाभिकीय संलयन द्वारा, किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय। अब हम पूरा इसका डायग्राम बना देते हैं आपको। ये सूर्य है, सूर्य है। सूर्य बना कैसे? पहले यह गैस था, आकाशगंगा से गैस निकली, गैस जो हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन बना। यह हाइड्रोजन क्या कहा है? भ्रूण तारा कहलाया। इस भ्रूण तारे से, इस भ्रूण तारे से लड़ने के बाद नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, संलयन होता है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन होने से यह हीलियम के रूप में परिवर्तित होने लगता है, हीलियम के रूप में परिवर्तित होने लगता है। क्या मैंने बताया कि ये गैस था, आकाशगंगाएं टकराई, गैस बना, गैस से उसने हाइड्रोजन का रूप लिया, किसके द्वारा? आकाशगंगा की तीसरी भुजा के द्वारा। उस हाइड्रोजन का जब खूब ज्यादा ये लड़ने लगे, आपस में बड़ा होने लगे, तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम बना। अब आप कहेंगे बढ़िया बात है, हाइड्रोजन को लड़ा दिया गया और यह हीलियम का रूप ले लिया। हाइड्रोजन हीलियम का रूप ऐसे ही नहीं ले लेता है। हाइड्रोजन को हीलियम का रूप लेने के लिए 1.5 बिलियन, 15 बिलियन कहिए, मिलियन, या 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ केल्विन कि जब टेम्परेचर पे ये रखा जाता है तब यह हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। कितना? 1.5 करोड़, करोड़ केल्विन टेम्परेचर पे रखने पर यह हीलियम का रूप लेता है। और इस हीलियम से, इस हीलियम से यह, इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है और यह तारा बनता है, तारा बनता है। क्या होता है? गैस मिली किससे? आकाशगंगा के लड़ने से, आकाश मतलब आकाशगंगाओं के घूर्णन से गैस बना। गैस से जब ये टकराए भुजाओं से, हाइड्रोजन बना। उस हाइड्रोजन से लड़ने के बाद ये इतना ज़्यादा लड़ने लगे कि इन्हें नाभिकीय संलयन द्वारा जब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर केल्विन के रखा गया तो यह हीलियम का आकार लिया, हीलियम के रूप में आया। और हीलियम में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए यह
इतना ज़्यादा इसमें भर दिया गया, गैस के बादल परमाणु भर गए कि यह तारा बन गया। तारा, अब ये तारा तो बन गया, चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए कि ये तारा बन गया। तारा बनने के बाद इसका जीवन काल क्या होता है? एक तारे का जीवन काल क्या होता है? तारे का जो इसमें फ्यूल ही है, जान लीजिए कि जैसे एक गैस होता है ना, गैस में भी हीट होती है और उसको जलाने पर लाइट निकलती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जिस तरह गैस है, गैस का जब 90% खत्म होने लगता है ना, जब आप देखते होंगे गैस का 90% खत्म हो जाता है तो आपकी मम्मी बताती हैं गैस खत्म होने लगा। क्यों बताती है? क्योंकि उसमें लाल लाल रंग के गैस निकलने लगते हैं। पहले नीले रहते हैं, उसके बाद वो लाल निकलने लगते हैं। तो जिस प्रकार वो लाल निकलते हैं, वैसे यह तारा जब 90% समाप्त हो जाता है तो यह रेड जिएंट का रूप ले लेता है, लाल दानव। लाल दानव, रेड, क्या बन जाता है? लाल दानव। यह लाल दानव बन जाता है अगर उसका 90% फ्यूल खत्म हो जाता है। कितना परसेंट? ध्यान दीजिएगा, 90% फ्यूल। देखिए, ये लाल दानव बनने के बाद इसमें दो प्रक्रिया आती है। सूर्य जिसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। यदि उससे बड़ा कोई तारा, अब एक चीज जान लीजिए कि हमारे इस सूर्य के तारे में हमारे जैसे पृथ्वी के 3,33,000 3,33,000 पृथ्वी समा सकती है। इतनी बड़ी सूर्य तारा होता है। इसीलिए बताया गया ना कि 13,20,000 द्रव्यमान में होता है। अब सोचिए, अगर इसका चंद्रशेखर जी ने जो 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारत मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया हमें कि यदि वह 1.44 गुना, यदि सूर्य से कोई तारा 1.44 गुना बड़ा है, यदि कोई तारा सूर्य से 1.44 गुना बड़ा, अब सोचिए कि जिसमें 13,20,000 किलो वर्ग मीटर में जो फैला है, उसका 1.44 गुना बड़ा तारा जब होगा तो उसे हम बड़ा तारा कहते हैं। सूर्य भी बड़ा तारा नहीं है, 1.44 से जितने भी नीचे के तारे होते हैं उसे छोटा तारा कहा जाता है। अब आप समझे कि बड़ा तारा क्या है। अब देखिए, और 1.44 से नीचे के छोटे तारे होते हैं, ऐसे तारे 1.44 इसके बड़े भी होते हैं। तो दो रूप में बनाया जाता है तारा का जीवन जो होता है, दो रूप में होता है। यदि वो छोटा तारा है, छोटा और बड़ा। छोटा तारा रहता है अगर, तो 90% पे तो ये लाल दावना बनता है, लेकिन जब इसका 95% खत्म हो जाता है तो ये श्वेत वामन तारा बनता है। श्वेत वामन, जब इसका 95% समाप्त होता है तो ये क्या बनता है? श्वेत वामन। वही तारा है जिसे हम सूर्य बता रहे हैं तारे की तरह। अगर उसका 95% समाप्त होता है तो वो श्वेत वामन तारा बन जाता है। इसे हम जीवाश्म तारा, फोसिल स्टार भी कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। 95% समाप्त होने के बाद ये जिग 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 करके जलने लगता है। जैसे दिए में जब तेल खत्म होने लगता है तो एकदम धीमी हो जाता है, वैसे भी इसमें जब 95% समाप्त होता है तो धीमी हो जाता है।
ये लाल दानों की स्थिति में बहुत बड़ा हो जाता है इसका आकार। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब लाल दानव बनता है ये तारा तो इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। 95% होने पे ये श्वेतवामन जीवाश्म बन जाता है, और जब इसका 100% फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये काला वामन बन जाता है। काला वामन जो अंधेरा हो जाता है वो कहीं नहीं दिखाई देता है। और यही एक तारा और एक ब्लैक होल तारा है जिसमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। ये तारे नहीं चमकते, काला तारा नहीं चमकता। दूसरी बात, ये तो प्रोसेस था हमारा छोटे तारे का कि इसका समाप्ति कैसी होती है। अब आते हैं हम बड़े तारे। बड़े तारे के बारे में, बड़ा तारा जब आता है 90% उसका भी फ्यूल खत्म होता है तो वो लाल दानव बनता है, आकार बड़ा हो जाता है। और जब यह 95% समाप्त होता है 95%, तो यह बन जाता है अभिनव तारा। अभिनव तारा। और अभिनव तारा बनने में देर नहीं लगती कि वो 5% ज्यों खत्म होता है ये ब्लास्ट हो जाता है, फूट जाएगा। क्या होगा? फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं इसको। जब ये ब्लास्ट होता है तो इसे सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट होने से ये दो प्रकार के तारे बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि चंद्रशेखर जी ने बताया था कि अगर वह 1.44 कितना 1.44 गुना सूर्य कितना तारा है तो उसे बड़ा तारा कहते हैं। इसे हम चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीज पूछता है हमेशा कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। तो चंद्रशेखर जी ने बताया था कि 1.44 गुने बड़े तारे को हम बड़ा तारा कहते हैं, इससे बड़ा होता है, और इससे छोटा होता है तो इससे छोटा तारा कहते हैं। इसीलिए 1.44 गुना बड़े तारे को या 1.44 गुना सूर्य को हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। तो क्या आप याद रखेंगे ना चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आ चुका है हमारे क्वेश्चन में, देखिए एग्जाम में। तो 1.44 गुना को चंद्रशेखर तारा कहते हैं। लेकिन यह तारा 1.44 गुना से यदि 3 गुना तक बड़ा है, यदि यह तारा 1.44 गुना से 3 गुना बड़ा है तो ये न्यूट्रॉन तारा बनता है। अब देखिए प्रोसेस इसका, न्यूट्रॉन तारा क्या बना? न्यूट्रॉन तारा। इसे हम पल्सर तारा भी कहते हैं। तो पल्सर तो आपको याद ही हो जाएगा, पल्सर तारा। ठीक है, ऐसे हिंदी में भी लिख देते हैं पल्सर। तो अब याद है कि जब यह 1.44 से 3 गुना होगा तो ये न्यूट्रॉन तारा, नोट करते रहेगा बातों को। 1.44 से 3 गुना हुआ तो ये न्यूट्रॉन या पल्सर तारा हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बनता है। लेकिन जब यह तारा 3 गुना, 1.44 गुना नहीं 3 गुना, आप जान लीजिए सूर्य से 3 गुना बड़ा है, अगर सूर्य से 3 गुना जितना भी एक्सीज करेगा तो ये ब्लैक होल का रूप ले लेता है। कृष्ण वामन ब्लैक होल। ब्लैक होल कब बनता है? कृष्ण, ये बहुत खतरनाक तारा है। एक चीज जान लीजिएगा कि ब्लैक होल तारा ना ही रहे तो ही अच्छा है। हमने आपको पहले बताया कि काला वामन तारा और ब्लैक होल तारा कभी दिखाई नहीं देते, उसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, और उसमें से प्रकाश नहीं निकलता, इसलिए वो काले रंग के होते हैं, धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कृष्ण वामन या ब्लैक होल तारा की इतनी परेशानियां हैं कि न्यूट्रॉन तारा तो बहुत बड़े आकार में होता है, लेकिन ये तारा इतना जलता है, इतना ज़्यादा जलता है, इतना ज़्यादा जलता है कि बहुत छोटा आकार ले लेता है। जैसे आप पानी का डब्बा ले लीजिए, खोखला डब्बा। अब जो तारा होता है वो अंदर से तो गैस भरी होती है, ये प्लाज्मे के रूप में होता है। इसके अंदर जो तारे में जो गैस भरी होती है वो प्लाज्मा होता है। ये किस रूप में होता है?
प्लाज्मा। अब कहिए प्लाज्मा क्या होता है? जो चीज़ ना तो ठोस है ना तो द्रव्य है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो चीज़ ना तो ठोस है ना तो द्रव्य है, जैसे कि ठोस रहता है तो बहुत मजबूत रहता है, एक जगह से हिलता नहीं है, और दूसरा चीज़ द्रव्य रहता है तो सरक जाता है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है ना तो ही वो ऐसा होता है कि सरक जाए और ना ही इतना ठोस होता है कि वो एक जगह से हिले ना। वो इस तरह का तारा होता है, जैसे कि प्लाज्मा क्या होता है, जैसे आप एक चीज़ दिखाते हैं उदाहरण के रूप में, आप बताते हैं पेंट देखे हैं? पेंट जो होता है वो ऐसे ढील 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 होता है, लेकिन गिरता नहीं है, ना ही सरकता है और ना ही एक जगह से ज़्यादा दूर हटता है। अगर उठाना चाहें या दबाना चाहें तो दबेगा, उसी आकार में प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो जब यह तारा बनता है तो अंदर से हमने बताया कि खोखले की तरह होता है। वैसे ही प्लास्टिक को एक आग पे ले जाइए, प्लास्टिक जो है आपका पानी वाला बोतल, उस बोतल से शरीर पे मारिए तो घाव लगेगा, लेकिन आपको उतना दर्द नहीं होगा। अगर उसको आप आग में ले जाइए और उसको जला दीजिए, जब वो इतना छोटा होगा ना, उससे मार दीजिए, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इतना ज़्यादा वो खतरनाक होता है। आप देखे होंगे प्लास्टिक अगर जल जाता है तो बहुत छोटा रूप हो जाता है, लेकिन घाव बहुत लगता है। उसी तरह यह ब्लैक होल तारा है कृष्ण वामन। यह तारा अगर किसी भी ग्रह से टकरा जाए तो उस ग्रह को छेद करके निकल जाता है और उस ग्रह का नाश हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह तारा जिंदगी में कभी पृथ्वी से ना टकरा जाए, इसे हम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि यह तारा अगर टकराता है तो उस जगह का नाश हो जाता है। तो यह कृष्ण तारा बन गया। तो यह था तारे का रूप। अब मैंने बताता है कि मतलब छोटा तारा आप लोग जानते हैं, बड़े तारे के रूप में बताते हैं, सूर्य से भी बड़े तारे होते हैं। साइरस एक ऐसा तारा है जो सूर्य का दोगुना बड़ा है, और जब वो चमकता है तो 20 गुना तेजी से चमकता है। सूर्य से 20 गुना तेज चमकता है। तो आप ये प्रश्न उठाएंगे कि हमको क्यों दिखाई नहीं देता? आप रात में जाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा तेज चमकता है वो हमारा होता है साइरस तारा, जिसे डॉग स्टार तारा भी कहते हैं। लेकिन यह हमें इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि सूर्य हमसे बहुत नज़दीक है। सूर्य हमसे बहुत नज़दीक। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के बारे में, भूगोल के बारे में जब चर्चा हो और कह दे हमसे बहुत नज़दीक है, तो जानिए कि करोड़ों में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जानिए कि सूर्य हमसे अगर नज़दीक है तो कितना नज़दीक है? 9.5 ट्रिलियन दूर है हमसे वो। कितना? 9.5 ट्रिलियन। ट्रिलियन को अब 9.5 ट्रिलियन कहिए या कहिए 95 खरब। कितना? 95 खरब कहिए या 9.5 ट्रिलियन कहिए, एक ही बात है। तो इतना नज़दीक सूर्य है। ये ट्रिलियन का मतलब किलोमीटर में, 9.5 ट्रिलियन यानी 95 खरब ट्रिलियन दूर है किलोमीटर में। ठीक है, और ये जो तारे हैं ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, इनका अभी अनुमान नहीं लगाया गया। अभी ये 2017 में खोज की गई है साइरस की। तो इतने ज़्यादा दूर हैं ये तारे, इसलिए दिखाई नहीं देते। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये तारे दिन में नहीं रहते, ये रात में ही आते हैं। ये दिन में भी दिखाई दे सकते थे, लेकिन अगर सूर्य ना दिखाई दे तो। अब आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक मैं आपको बताता हूँ। आप टार्च लीजिए और एक कागज़ लीजिए, कागज़ में कम से कम सुई से लेकर 50 छेद कर दीजिए। क्या कीजिए? सुई से लेकर 50 छेद कर दीजिए और इतने आकार का उस कागज़ को बनाइएगा कि जो आपका वो टार्च है ना, उस टार्च के आकार का हो। और पूरी लाइट अपने घर की बंद कर दीजिएगा और उसको एक सफ़ेद दीवार पर या किसी भी दीवार पर उस टार्च को बांधने के बाद, कपड़े से कागज़ को बांधने के बाद उसके ऊपर जलाइएगा। देखिएगा छोटे छोटे छिद्र हमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छिद्र की तरह लाइट दिखाई देती है उसमें से, अंदर से जो निकलती है फोकस की तरह। अब लाइट ऑन कीजिए, क्या वो दिखाई देते हैं? जब वो अंधेरे में होते हैं दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट आने पर नहीं दिखाई देते।
क्योंकि जो लाइट होता है उसका इतना ज़्यादा प्रकाश होता है, वो हमसे इतना नज़दीक होता है और इतना विशाल होता है कि उसके सामने ये छोटे-छोटे तारे नहीं दिखाई देते। ये छोटे तारे इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि ये बहुत दूर हैं और ये जो प्रकाश है, इसका विशाल आकृति मेरे सामने दिखाई देती है और बड़े आकार में होते हैं। इसलिए ये तारे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन सूर्य से भी बहुत बड़े-बड़े तारे होते हैं। हम आपको कई नाम बता देते हैं, जैसे कि साइरस आपको बताया मैंने, साइरस तारा होता है और एक और तारे हैं, कई तारे हैं। साइरस तारा हो गया और टम्पलर तारा हो गया, बीटलगुस तारा हो गया। ये तारे बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े होते हैं। बीटलगुस तारा जो भी होता है, बीटलगिज जिसे कहते हैं, वो हमारे 300 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 300 प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश वर्ष के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष, सौर्य वर्ष उसे कहते हैं जब पृथ्वी हमारी 1 वर्ष में सूर्य की जब परिक्रमा करती है, जिसे हम 365 दिन में होता है परिक्रमा पूरा, तो उसे हम सूर्य सौर्य वर्ष कहते हैं। ठीक है? और जब जो हमारा सूर्य होता है, जब वो अपने आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, तो उसे हम सौर्य वर्ष कहते प्रकाश वर्ष हाँ, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इतना बड़ा प्रकाश वर्ष होता है। अब प्रकाश वर्ष के बारे में जानने के लिए हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जब आपको बताएंगे कि आकाशगंगाएँ क्या होती हैं, ब्रह्मांड क्या होता है, तो उसके बारे में, प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। इससे पहले अगर यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, तो इस चैनल पे नए आए हैं तो उसे लाइक, शेयर और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।